नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नाइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स। एथिक्स इज नॉट गॉसिप्स दोस्तों, दिस इज ओनली एथिक्स। व्हेन पावर प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ एंड साइलेंस बिकम्स कन्वीनियंट, एथिक्स आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, हु स्पीक्स फॉर द वॉइसलेस। सो वही बात करने वाले हैं। दिस इज द एथिकल डिलेमा विच आर क्रिएट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम डेली इसी बेसिस पे 5 क्वेश्चन करेंगे जो जीएस 4 के हैं, एथिक्स 4 के हैं, एथिक्स के लिए। तो पर डे 5 क्वेश्चंस की एक क्लास होने वाली है। इससे पहले भी हमने कराए हैं करीब 10 क्वेश्चन से, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पर डे 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं पी बाई क्यू से। तो दिस इज द पी बाई क्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉर्टेड करेंगे और उन्हीं को डायरेक्टली सीधे स्ट्रक्चर करने वाले हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इससे पहले हम करा चुके हैं, आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम 5 क्वेश्चन पर डे के बेसिस पे हमारी क्लासेस इसमें होती रहेंगी और आप मेंस की आंसर राइटिंग में अपने आप को मैच्योर, परफेक्ट और बहुत ही अच्छा इनहेंसमेंट कर सकते हैं अगर आप 5 क्वेश्चंस अपनी लैंग्वेज में लगाइए। फिर चाहो तो आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, so now read out this question. Explain the process of resolving ethical dilemma in public administration. 2018 में आया वो क्वेश्चन है कि आपको वो एथिकल डिलेमा रिजॉल्व करने हैं जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। वो प्रोसेस को रिजॉल्व कैसे करेंगे उस एथिकल डिलेमा को। गॉट माय पॉइंट? देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर है कि आपको पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है ना, एथिकल डिलेमा को डिफाइन करना कि भाई आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज एथिकल डिलेमा एंड सम गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एथिकल डिलेमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे बहुत सारे डिलेमा क्रिएट हो जाते हैं, कई बार बाइसनेस आ जाती है, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना पड़ता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर उसके बाद कुछ बॉडी में जाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे सम डिफरेंस प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा इन पब्लिक एड। लाइक यहाँ पर आप प्रिंसिपल आता है ALIR प्रिंसिपल। सो यू कैन यूज दिस प्रिंसिपल विच कैन रिजॉल्व दिस एथिकल डिलेमा एंड यू कैन ऑल्सो गिव सम एग्जाम्पल टू सब्सटिनेट योर आर्गूमेंट। जो आपके एग्जाम्पल आर्गूमेंट को सब्सटिनेट करें, जो आपके एग्जाम्पल को वैलिड ठहराएं, आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आफ्टर दैट आप कंक्लूड करते हुए इस आंसर को कंप्लीट करेंगे, इंपोर्टेंस देंगे उन रिजॉल्व एथिकल डिलेमा को जो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप इस पूरे स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। मैं एक बार ओरली आपको बोल के दिखाता हूं, फिर आपको मॉडल स्ट्रक्चर इसका दिखाऊंगा। गॉट माय पॉइंट? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ एथिकल डिलेमा। तो आई विल टेल यू अबाउट द एथिकल डिलेमा। देखो, इट इज ए सिचुएशन when a public servant faces a conflict between two or more ethical values। जो टू और मोर एथिकल वैल्यूज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उनकी ड्यूटीज के बीच में। तो दिस इज ए एथिकल डिलेमा वेयर चूजिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन लीड टू द कॉम्प्रोमाइज और वायलेशन ऑफ अनदर। इस तरह की जो सिचुएशन है वो आती है एथिकल डिलेमा में। जैसे एग्जांपल से समझिए, if you are a police officer is ordered by seniors to suppress information about custodial violence। यानी आप एक सीनियर ऑफिसर हैं और आपको एक ऑर्डर मिला है सीनियर के द्वारा कि भी जो इन्फॉर्मेशन है जो कस्टोडियल वायलेंस की उसको दबा दो, सप्रेस कर दो। सो टू प्रोटेक्ट द डिपार्टमेंट इमेज। अब वो मिला क्यों है? आपको डिपार्टमेंट की इमेज को प्रोटेक्ट करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस समय, एग्जांपल, ठीक है। इफ यू आर ए पुलिस ऑफिसर, so you have ordered by seniors to suppress information about the custodial violence to protect the department image। आपको दो चीजें हैं, यू आर ओबेइंग द ऑर्डर, आपको उनकी आज्ञा मानी, आपके सीनियर है। ओबेइंग द ऑर्डर, तो यू आर ओबेइंग द ऑर्डर, तो दिस इज एंश्योर द लॉयल्टी एंड द इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। क्योंकि सीनियर का जो ऑर्डर है वो मानना आपका एक लॉयल्टी को फेथ करता है और आपके डिसिप्लिन को। एंड सेकेंड थिंग इज, इफ यू आर एक्सपोजिंग द ट्रुथ, अगर आप उस चीज को एक्सपोज करते हो, यू आर एक्सपोजिंग द ट्रुथ, इट हैव अपहोल्ड योर इंटीग्रिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। इफ यू आर एक्सपोजिंग दिस, तो दिस इज
uphold your integrity, justice and human rights. So this is the conflict between obedience to authority and moral duties. तो यहां पर आपको चूज करना है कि भाई आपको मोरल ड्यूटीज और जो ओबीडियंस अथॉरिटी है उसमें से किसको चूज करना है. तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिलेमा विच यू आर इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आई होप सो आप मेरी बात यहां तक समझ रहे होंगे. आफ्टर दैट हम उस प्रोसेस को रिजोल्व करने के लिए बात करते हैं. नाउ वी आर कमिंग इन द प्रोसेसिंग टू रिजोल्व द डिलेमा. गॉट माई पॉइंट. तो रिजोल्विंग दैट डिलेमा, कम टू द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द एथिकल डिलेमा. किस टाइप का डिलेमा है इसकी हम बात करेंगे. यू रिकॉग्नाइज द कॉन्फ्लिक्ट, जो वैल्यूज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लाइक लीगलिटी वर्सेस कंपेशन. लीगलिटी वर्सेस कंपेशन है. इफिशियंसी वर्सेस फेयरनेस है. अभी जैसे आपने देखा, मैंने एग्जांपल दिया कि ओबीडियंस वर्सेस मोरल वैल्यूज. तो दिस टाइप की एथिकल डिलेमा को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे. उसके बाद सेकंड पॉइंट इसी में रिजॉल्व करने के प्रोसेस में लिखेंगे. क्या होगा सेकंड पॉइंट, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं एक मिनट. सेकंड पॉइंट यहीं पे लिखेंगे. यहां पर सेकंड पॉइंट है कि कलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट. जैसे आप उसी चीज में जो रेलेवेंट फैक्ट हैं उस डिलेमा से रिलेटेड, जैसे जो लॉ है उसके बारे में समझेंगे. अंडरस्टैंडिंग द लॉ, रूल्स, कुछ पॉलिसीज एंड द ग्राउंड रियलिटी क्या है उनके बारे में जानेंगे. उसके बाद उसमें कितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, कंसीडर द इम्पैक्ट कितना है, मेजोरिटी पे, माइनॉरिटी पे, गवर्नमेंट पे या वर्नेबल ग्रुप से पढ़ने वाला है. सो सेकंड थिंग ये आप आइडेंटिफाई करेंगे. चौथी चीज, ये थर्ड थिंग थी, ये चौथी चीज आप इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स. लाइक you are applying some such principles, some ethical principle, some constitutional values like duty, consequences क्या हो सकते हैं, या इंटीग्रिटी. इस टाइप के प्रिंसिपल्स आप इवेल्युएट करेंगे. देन पांचवी चीज आएगी, टेक ए रीजनेबल डिसीजन. आफ्टर दैट थिंग्स यू हैव चूज द ऑप्शन टू बेस्ट द सर्व पब्लिक इंटरेस्ट वाइल मिनिमाइज द एथिकल कंप्रोमाइज. तो एथिकल कंप्रोमाइज के लिए जो आपको बेस्ट लगेगा आप वो चीज चूज करेंगे इसमें. देन आफ्टर दैट एंश्योर करेंगे अकाउंटेबिलिटी. तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 125 है 130-40 वर्ड जितने भी होंगे. मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड जस्ट गेट रेडी टू जस्टिफाई द डिसीजन. जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं. आप यू कैन यूज द ALIR प्रिंसिपल. ए मतलब अकाउंटेबिलिटी, एल मतलब यू कैन से, बताइए. गॉट माय पॉइंट. तो ALIR principle, that is called accountability. L, this is just come from legality. I मतलब integrity. R मतलब responsiveness and the, बताइए next, responsiveness and responsibility, which comes to these principle. A accountability, L legality, I integrity, R for responsiveness and responsibility. Got my point? So you can use this principle just like ALIR. Got my point? So you can use this principle in the simple way. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लाइक ड्यूरिंग ए नेचुरल डिजास्टर, आप डीएम है किसी जिले के, यू आर द डीएम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट. तो आप डीएम है तो यू रिलैक्स स्टैंडर्ड नॉर्म्स टू प्रिक्योर रिलीफ मटेरियल किट्स. लाइक प्रोसीजर इरेगुलरिटी हो रही है उसमें, आपको एथिकली जस्टिफाई करना है. सो यू शुड चूज द प्रायोरिटीज सेविंग लाइव्स एंड पब्लिक वेलफेयर. तो आपको उसी पब्लिक वेलफेयर में काम करना है और आपको चूज करना है कि जो डिजास्टर में किसकी जान बच सकती है, जान बचाने के लिए आपको वो चीजें प्रायोरिटी पे रखनी है. तो दिस इज द मेन रीजन एंड मेन रिजोल्यूशन ऑफ द एथिकल डिलेमा इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब आते हैं आप आंसर पे एक बार नजर डालो. सरेरी, एथिकल डिलेमा ऑरिजिनेट फ्रॉम द सिचुएशन दैट नेसेसिटीज ए चूज बिटवीन कॉम्पिटिंग ऑप्शन ऑफ प्रिंसिपल. यही मैंने बताया थोड़ा सिंपल वे में कि जो एथिकल डिलेमा है वो क्या हो सकता है. एथिकल डिलेमा इज ए सिचुएशन विच ए पब्लिक सर्वेंट फेसेस ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर एथिकल वैल्यूज और ड्यूटीज. तो सेम है, आप थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मच बेटर है. आपको प्रोसेस में रिजॉल्व करना है तो आई टोल्ड यू ALIR प्रिंसिपल. एंथनी मैक्रीडेमेट्रिस का ये एक रशियन है, रशियन फिलोसफर है, उनका ये प्रिंसिपल है.
You are using a LIR model to imperatives of ethical reasoning, like legitimacy and accountability, principle of legality, where law and only you know very well the meaning of the legality, and you can choose the principle of integrity, autonomy, and all these things. Principle of responsiveness and responsibility. In all case, collective good should take precedence over individual self-interest. Got my point? तो द डिसीजन शुड बी गाइड बाई फॉलोइंग प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है जो रूल है ये सब रूल और लॉ है इंटीग्रिटी है इम्पार्शलिटी है एंड द ब्यूरोक्रेट शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट आर द मेन फैक्टर जो फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजन को कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एक्शन बिलीफ क्या है ये सारी चीजें आफ्टर दैट यू कैन गो विद दैट conclusion all ethical and moral issues along with the public policy law rules and regulation are to be kept in mind while resolving a dilemma final decision and action after evaluation should be in consonance with law and ethics देखो लॉ एंड एथिक्स ही मेन है जो बाद में उस एक्शन और डिसीजन का फाइनल वे आउट होती है गॉट माय पॉइंट ये हो गया आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन 125 वर्ड्स या 150 वर्ड्स कंप्लीट किए जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे व्हाट इज 6 क्या कह रहा है इसकी बात करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मींस टू यू इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट आप ये कोटेशन रीड करिए एक बार द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग द एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट वेदर इट हैज एनी इविल इन इट बट वेदर इट हैज मोर इविल देन गुड देयर आर फ्यू थिंग्स होली इविल और होली गुड ऑलमोस्ट एवरीथिंग especially of government policies is an inseparable compound of the two so that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन ठीक है चलिए बात करते हैं देखो अब्राहम लिंकन जी का स्टेटमेंट है मैं एक बार स्ट्रक्चर बता दूं ब्रीफली डिस्कस करना है अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट एंड एलोबरेट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये क्या इवेल्युएट रखता है ठीक है डिस्कस वेरियस एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट आर लाइन विद द स्टेटमेंट इस तरीके से आप इसको एग्जांपल के साथ कुछ आर्गुमेंट के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हो गॉट माय पॉइंट अब आते हैं अपनी कहानी पर क्या है अपनी कहानी यहाँ करते हैं अपनी कहानी इस तरीके से अब्राहम लिंकन जी का ये जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहले क्या हाईलाइट करता है ये समझो इसका बेस समझो इसका फाउंडेशन समझो देखो ये हाईलाइट करता है दोस्तों एथिकल डिसीजन मेकिंग को बिकॉज एथिक्स का पेपर है तो दिस इज डायरेक्टली रिलेट टू द एथिकल डिसीजन मेकिंग गॉट माय पॉइंट ethical decision making is rarely about choosing between absolute good and the absolute evil यानी कि कुछ तो एब्सोल्यूट गुड हो सकता है और दूसरा कुछ एब्सोल्यूट इवल भी हो सकता है समझ रहे हैं आप मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात हो रही है जैसे यहाँ पर ठीक है कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनी हुई है they have both things they have positive consequences and the negative consequences the real ethical test lie in judging the overall good my point तो ये जो अब्राहम लिंकन जी का है इसका मतलब है कि मोस्ट डिसीजन आर नॉट कंप्लीटली गुड और मोस्ट डिसीजन आर नॉट कंप्लीटली बैड कि वो सारे डिसीजन ना तो वो कंप्लीटली गुड होते हैं और ना ही वो कंप्लीटली बैड होते हैं गॉट माय पॉइंट अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट एवरी एक्शन स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसीज हैज बोथ बेनिफिट एंड हार्मफुल वो दोनों ही होती हैं बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों द रियल एथिकल टेस्ट इज जज वेदर द गुड इज ग्रेटर देन हार्म अगर हम टुडे के कंटेक्स्ट में बात करें जैसे यहां पर आता कि भाई प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे देखेंगे जैसे मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करूं तो यू कैन सी लाइक पॉलिसी जो लॉकडाउन आया लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 उसकी बात कर रहा हूं लॉकडाउन ने क्या किया उसने बहुत सारी जानें बचाई सेव्ड लाइव्स बट उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस हुआ कि ही वेरी मच कॉन्सिक्वेंसेस कि बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए यू नो वेरी वेल कि लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 सेव्ड मेनी लाइव्स बट देयर हैव कॉज द मेनी जॉब लॉसेस सो नाउ you can say कि सर्विलांस लॉज हेल्प नेशनल सिक्योरिटी बट मे अफेक्ट प्राइवेसी बहुत सारी चीजें जैसे सर्विलांस लगाते हैं कि भाई आप सर्विलांस लगाने की सिक्योरिटी पर्पज से तो वो क्या करता है नेशनल सिक्योरिटी में सर्विलांस लगाना या नेट का बंद कर देना नेशनल सिक्योरिटी में तो हेल्पफुल है बट
वो दूसरों की डिग्निटी और उसकी प्राइवेसी को खत्म कर देती है. गॉट माय पॉइंट? सो नो यू कैन से सम वेलफेयर स्कीम्स हेल्प द पुअर बट मे इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन पॉजिटिव चीज है कि वो पुअर की हेल्प हो रही है. जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 85 करोड़ पीपल्स आर टेकिंग द ग्रेनरीज लाइक गेहूं, अनाज वगैरह वगैरह एंड ऑल. ऐसे ही पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे, पर्सनल लाइफ की बात करें, चूज इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ सच एज बैलेंसिंग कैरियर एंड फैमिली टाइम. बहुत सारे लोग इस कॉपरेटिव जॉब में, कॉपरेटिव एरा में, वो अपनी फैमिली के बीच में, फैमिली टाइम के बीच में, अपने कैरियर के बीच में बैलेंस ही नहीं दे पाते हैं. सो देयर इज ए बिग थिंग्स कि कैरियर उसका पॉजिटिव थिंग्स है और फैमिली टाइम उसके लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है. सो आप यू कैन से एथिकल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स केयरफुल थिंकिंग, नॉट इमोशनली रिएक्शंस. गॉट माय पॉइंट? तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो. जैसे आप देख सकते हो और चीजें, सम एक्शंस लाइक टॉर्चर, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, they are always be unethical. So आप ethical demands continuous judgment guided by constitutional values, rule and law, public interest and the human dignity. So you can complete this answer in few words. Got my point? अब आप एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखिए. लिंकन जी ने स्ट्राइक किया कि हार्ट ऑफ आवर बिलीव्स इन मॉडर्न वैल्यूज ऑफ गुड एंड बैड, राइट रॉन्ग, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव गुड एंड बैड इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज. यानी कि कुछ भी एब्सोल्यूट गुड नहीं है और ना ही कुछ भी एब्सोल्यूट बैड है. गवर्नमेंट पॉलिसीज के दोनों ही फेस होते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज की टू फेसेस होती है, यहाँ है बेनिफिशियल, यहाँ है हार्मफुल. जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ समझाएं. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे डैम बना रहे हैं, तो डैम दिस इज द बेनिफिशियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, चाहे वो इरिगेशन में हो, चाहे वो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हो, वगैरह वगैरह. बट दे ऑल्सो हैव सम इविल्स लाइक वहां पर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, डिफोरेस्टेशन जैसी चीजें करनी पड़ती हैं. सो देयर इज सम कॉन्सिक्वेंसेस देयर एंड देयर हैव सम पॉजिटिव वैल्यूज. जैसे लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19, जैसे मैंने बताया, स्प्रेड ऑफ द डिसीज जिसने लिमिट किया उसको रोका, बट इट हैड मेड मैनी पीपल्स अनएम्प्लॉयड. जैसे आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज ए टेक्नोलॉजिकल टूल and it can bring manifold economic changes through DBT या direct benefit transfer, rapid poverty alleviation, tracking prevention of crime criminals, preempting generation वगैरह वगैरह. But it had accumulation of black money, greater coordination in governance वगैरह वगैरह. अपस्पा देख सकते हैं, important for the national security and peace, but it violates human rights of the local resident. जैसे मणिपुर नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अपस्पा कभी भी लग जाता है. इंडिविजुअल लाइफ देखते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को देखना चाहें तो यू कैन सी हियर ए वर्किंग वुमन लेफ्ट हर जॉब टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड. सो देयर इज ए कोई वर्किंग वुमेन है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी अपने बच्चे की देखभाल के लिए. सो देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द कैरियर एंड सम फैमिली इमोशंस. वी लीव अवर हाउस एंड फैमिली टू स्टडी और जॉब, लाइक बहुत सारे टाउन फॉर द बेटर फ्यूचर. जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली आकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, यू आर वन ऑफ देम. तो इसी तरीके से इंडिविजुअल लाइफ एग्जांपल्स हैं. ये अब्राहम लिंकन जी का बेस्ट कोटेशन है जो इस चीज को जस्टिफाई करता है. इसका कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं, लाइक जैसे वंस डूइंग ए फेक एनकाउंटर ऑफ रेप कन्विक्ट्स फॉर द सेक ऑफ क्विक जस्टिस टू द विक्टिम, बट अगेन इट कुड बी डन फॉर द पॉलिटिकल मोटिव्स. समझ रहे आप? यानी कोई आदमी है जो फेक एनकाउंटर करता है उस रेप कन्विक्ट का, सिर्फ कि उसे क्विक जस्टिस मिला है और वो जो विक्टिम है उस विक्टिम है, बट अगेन इट कुड बी डन. लेकिन यही एनकाउंटर दोबारा होगा पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए. एक बार तो हो सकता है वो सही रहा हो, बट दूसरी बार किसी पॉलिटिकल मोटिव के लिए वही एनकाउंटर किया जाएगा, सेम सिचुएशन सेम थिंग्स बनाकर. दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यूज, सम एथिकल वैल्यूज लाइक ह्यूमन डिग्निटी, कंपैशन, love, got my point, etc., integrity, accountability, and they cannot be compromised for any good. Like people involved in the manual scavenging is convenient for the society, but it cannot be justified. So these are the absolute value. Some ethical values like human dignity, love, etc., it cannot be compromised. भाई ये चीजें compromise नहीं हो सकती हैं किसी भी अच्छाई के लिए. उसके बाद आप इसमें कंक्लूज दे सकते हैं कि वी शुड एनालाइज कंपैरेटिव गुड्स एंड एविल्स व्हाइल टेकिंग ए डिसीजन और मेकिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज.
but to accept the evils we should follow the proportionality test and right intentions. So आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं. इफ आई एम गोइंग इन द गुड वे, सो यू प्लीज गिव मी ए फीडबैक एंड ड्रॉप ए कमेंट. गॉट माय पॉइंट. चलिए क्वेश्चन नंबर 6B पर आते हैं, एक बार आपको रीड आउट करें. What do each of the following quotation means to you in the present context? देखो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में है, गांधी जी का है. एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. बात सही है. आप हमें भी कहते हैं भाई गुस्से में कुछ भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए, तो सेम थिंग्स आर वैल्यूएबल इन दिस क्वेश्चन. एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, महात्मा गांधी सेज. गॉट माय पॉइंट. चलिए बात करते हैं. आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं किस तरीके से. आपको डिस्कस करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड एलोबरेट करना है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में. सो डिफाइन करना है एंगर एंड इंटॉलरेंस एज वेल, आप कर सकते हैं. देखो मैं बताऊं यहाँ पर ये वर्ड क्या है, समझो. ये पूरा देख लेना है बॉडी वगैरह. अब मैं आपको लेकर आता हूँ आंसर की स्ट्रक्चरिंग पे. इंट्रोडक्शन कैसे है, आप पहले एंगर की डेफिनेशन लिखेंगे. ये जो स्टेटमेंट है समझो गांधी जी का स्टेटमेंट. दिस इज अबाउट द एंगर एंड इंटॉलरेंस विच आर ब्लॉक्स. अगर आप एंगर एंड इंटॉलरेंस से काम कर रहे हैं, विच ब्लॉक्स क्लियर थिंकिंग एंड प्रिवेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. गॉट माय पॉइंट. अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, एंगर एंड इंटॉलरेंस विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व योर ब्लॉक क्लियर थिंकिंग एंड प्रिवेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. गॉट माय पॉइंट. सो यू कैन स्टार्ट विद दिस वर्ड्स. सो कम टू द डेफिनेशन ऑफ एंगर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगर, उस पे आते हैं. तो एंगर की जो डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे, यहां पे आ जाते हैं. ठीक है. एंगर जस्ट लाइक इट्स ए जजमेंट एंड लीड्स टू इंपल्सिव डिसीजंस. सो यू कैन और भी डेफिनेशन आपके हिसाब से हो तो इट कैन क्लाउड जजमेंट एंड लीड्स टू इंपल्सिव डिसीजन. दिस इज द एंगर. नाउ इंटॉलरेंस की बात करेंगे. इंटॉलरेंस इज दैट इट इज द क्लोज द माइंड टू अल्टरनेट व्यू एंड डायलॉग्स. अल्टरनेट व्यू एंड डायलॉग्स, दिस इज द इंटॉलरेंस दोस्तों. अभी वही प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर बात करें एंगर एंड इंटॉलरेंस की, सो यू नो यू कैन सी दैट सोशल मीडिया आउटरीच या गोदी मीडिया आउटरीच जो इस समय देख रहे हैं आप, ऑफन टर्न्स डिबेट्स इनटू एब्यूज. देख रहे हैं कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं है, कोई भी एथिकल वैल्यूज नहीं है वहां पर. सो ऑफन मोस्टली क्या होता है, जो सोशल मीडिया डिस्कशन है, तो दीज गोइंग टू आउटरीच टर्न जो डिबेट्स हैं वो किसमें, एब्यूज में. रिड्यूसिंग स्कोप्स फॉर रीजनेबल डिस्कशन. जो रेशनल एंड रीजनेबल डिस्कशन है वो नहीं होता, एब्यूज हो जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर. गॉट माय पॉइंट. कोई भी हेल्दी डिस्कशन नहीं होता है. गॉट माय पॉइंट. आप बहुत सारे देखेंगे रोड साइड जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं अपनी, तो रोड पे बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं. यू नो हाउ एंगर कन्वर्ट सम स्मॉल इशू इनटू वायलेंस. जो रोड रेज होते हैं, बोलते हैं रोड रेज, मतलब सड़क पर झगड़ा फसाद. देयर आर सम इंसिडेंट विच कैन सी एंड दीज इंसिडेंट्स कन्वर्ट्स इन स्मॉल इशूज इनटू वायलेंस. तो वो मारा हाथापाई पर लौट आते हैं, हाथापाई करने लग जाते हैं. बहुत सारी चीजें इस चीज में देखने को मिलती हैं. गॉट माय पॉइंट. इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देख सकते हो. इंक्रीज द मिसट्रस्ट बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट. जैसे अभी एजुकेशन में भी बहुत सारा देख सकते हो, एग्जाम को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं, यूपीपीसीएस वगैरह में चल रहे हैं. गॉट माय पॉइंट. सो दिस इज द मेन एग्जांपल ऑफ एंगर एंड इंटॉलरेंस. सोसाइटी में देख सकते हो, सोसाइटी लेवल पे सम रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल इंटॉलरेंस. तो जो रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल इंटॉलरेंस है विच कैन रेज एंड विच कैन फ्यूल्स द पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण है, एंड द वीकन्स द सोशल हार्मनी. आपने देखा होगा अभी हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक बहुत ही बड़ा सोशल क्या है, इंटॉलरेंस है. नेशनल लेवल पर देख सकते हैं आप क्या है. नेशनल लेवल पर आप देखेंगे जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है. ठीक है, वो रिजॉल्व करने के बजाय वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है. इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंस एंड एम्पैथी, ये सब इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है. एंगर एंड इंटॉलरेंस पर बात हो रही है.
अब आते हैं कुछ आर्गुमेंट्स एग्जांपल के थ्रू दिए हमने, जैसे कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। अब आप देख सकते हैं इसका जो गिव फॉरवर्ड क्या होगा, आप उसका सॉल्यूशन क्या देंगे सोसाइटी के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूं, you should go with that some other reason, like you should go with that emotional intelligence. It is a part of ethical and ethics, and the patience you should have, empathy, emotional intelligence, and the patience and the empathy to help you out, to help the people control anger and intolerance. ये चीजें क्या करेंगी, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, पेशेंस एंड एम्पैथी, विच कैन कंट्रोल द एंगर एंड इंटोलेंस. Some the societal and the national level, democratic dialogue, listening skills and constitutional values promote understanding. What my point? Some religious obstacles which can use to remove from this time of societies. When anger is controlled and the tolerance practice, trust increase होना चाहिए, आपस में ट्रस्ट इंक्रीज हो तो इंटोलेंस कम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें रिड्यूस कर दो, डिसीजन होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए, ऐसे हिंदू मुस्लिम या किसी जात पात के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स थे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, और ये जो है बहुत ही ज्यादा करेक्ट वे में एंगर एंड इंटोलेंस को क्या करता है, दिखाता है दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे इसके। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे फ्रेंडशिप है, ए मैसेज इज मिसअंडरस्टैंड एंड एंगर लीड टू ब्रोकन रिलेशनशिप्स इंस्टीड ऑफ सिंपल कन्वर्सेशन रिजॉल्विंग द इशू। डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं, इससे आप सीख सकते हैं कि यू जस्ट नीड ए पेशेंस एंड टॉलरेंस टू अलाउ फैक्ट टू प्रिवेंट दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी। तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल विच कैन अराइज एंड विच कैन स्टॉप दिस एंगर एंड इंटॉलरेंस, जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है सोसाइटी पे। गॉट माय पॉइंट। अब चलिए अब आंसर मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल आंसर क्या कह रहा है, एंगर इज ए नेगेटिव फीलिंग स्टेट दैट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद हॉस्टाइल थॉट्स, फिजियोलॉजिकल अराउजल या मेल एडेप्टिव बिहेवियर, एंड इंटॉलरेंस इट इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट आइडियाज, बिलीव्स एंड बिहेवियर दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। इंटॉलरेंस का मतलब ये हो गया, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब कैसे ये एंगर कैसे अफेक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग को, जैसे आप 22 हैं, इफ यू आर 22 तो अंडर प्रोवोकेशन पीपल रिसोर्ट टू वायलेंस एंड फेल टू अंडरस्टैंड द रिपरकशंस ऑन देयर एक्शंस एंड इट मे कॉजेस। तो 22नेस इज ए नेगेटिव फिनोमेना व्हिच कैन क्रिएट द एंगर एंड इंटॉलरेंस फॉर द पीपल्स। एंड लॉस ऑफ कामनेस, you can see anger makes a person lose calmness and force them to talk hasty decision which may not be correct. Emotional decision like anger, mob lynching होती है, जैसे mobs may lynch an innocent without knowing for verifying its crime। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि अभी बांग्लादेश में रिसेंट एग्जाम्पल है, बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को जला के मार दिया गया, तो दिस इज ए मॉब लिंचिंग, जस्ट लाइक ए मॉब लिंचिंग। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह की जो रेज है बहुत ज्यादा खतरनाक है। कंटिन्यूस हो सकते हैं, एंग्री पर्सन इज लाइकली टू स्पीक हैशली, कोई एंग्री पर्सन है वो बहुत हैरेस तरीके से बात करने वाला है। प्रिवेंट ट्रेडिशनल रेशनल थिंकिंग, और ये सब चीजें क्या है, अगर आप इफ यू आर इन एंगर एंड द इंटॉलरेंस फिनोमेना, तो यू जस्ट स्टॉप योरसेल्फ विद द रेशनल थिंकिंग, क्योंकि आपकी रेशनल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। जैसे इविल्स लाइक ऑनर किलिंग, एसिड अटैक बाई सम स्पोर्न लवर्स इज बिकॉज ऑफ एंगर एट द मोमेंट। आपने देखा ऑनर किलिंग हो जाती है या फिर एसिड अटैक हो जाते हैं, तो इससे का जो एंगर है ना वो कभी रेशनल थिंकिंग की तरफ ले नहीं जाता, वो हीट ऑफ द मोमेंट में और अपने गुस्से में, एंगर में वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। और ये कैसे अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करती है इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा है, ये भी इग्नोरेंस होती है, कंटगियस है, क्लाउड थिंकिंग नहीं है, प्रिवेंट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सारी चीजें जो ये मैं वो एंगर था, ये इंटॉलरेंस की बात कर रहा हूं। जैसे इग्नोरेंस, जनरली पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ वो बहुत सारे जो इशू हैं लाइक एलजीबीटी राइट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो एलजीबीटी राइट्स है ये क्या है, इग्नोर कर दिया गया है किसी रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से। तो ऐसे पॉलिटिशियंस एलजीबीटी राइट्स वाले मूवमेंट को, इंटॉलरेंस को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि एलजीबीटी वाले क्या करेंगे, एंगर हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, इंटॉलरेंस की भावना आ जाएगी और वो
एक खतरनाक आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इंटॉलरेंस इज कॉन्टेगियस लाइक एंगर एंड द कैन एनकरेज अदर टू बिल्ड ब्लाइंड फॉर डाइवर्स व्यूज, ये भी हो सकता है, कॉन्टेगियस हो सकता है। इंटॉलरेंस मेक ए पर्सन ब्लाइंड टू अदर ओपिनियन एंड द नैरो डाउन ए पर्सनस थिंकिंग। इंटॉलरेंस इन सोसाइटी प्रिवेंट्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एज पीपल ओनली सी वन साइड ऑफ द कॉइन, ये एक और चीज है। प्रिवेंट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो उनकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को रोक देते हैं। जैसे देखा कि सोसाइटी में जो करेक्ट जो इंटॉलरेंस है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को क्या है, रोक देती है, प्रिवेंट कर देती है, बिकॉज आप सिर्फ उस सिक्के के एक पहलू को देख रहे होते हैं, दूसरे पहलू पर कोई बात करना नहीं चाहता। सो हाउ टू कंट्रोल दीज एंगर एंड इंटॉलरेंस? सो देयर आर सम थिंग्स यू कैन राइट इन योर answer, like you can practicing yoga, meditation, inculcating sensitivity training, inculcating check on social media and print media, speedy justice delivery, persuasion by leaders and celebrities, value education, and the inclusion of emotional intelligence in curriculum. Emotional intelligence which can create and which can control the anger and intolerance. So you can read the conclusion in here. Objective mind and the rational mind which can be attained through managing anger and the practicing tolerance and the openness can make balanced decision for society advancement and development. So you can complete your answer in that way. Got my point? I hope so आपको समझ में आ रहा है. So please drop a comment and like, share, subscribe करते रहें दोस्तों. Got my point? Question number 6 पे आते हैं. 6 का सी है. What do each of the following quotation means to you in the present context? Falsehood takes the place of truth when it results in अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड. यह त्रुक्रल का. त्रुक्रल कौन थे ये बता दो मुझे. तमिल के एक बहुत बड़े ग्रामीण कौन है, ग्रामेटिकल का, ग्रामर व्याकरण करता है बोलते हैं, ग्रामेटिक मैन है. गॉट माय पॉइंट? ये मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा है, सॉरी फॉर दैट. आई होप सो मेरे इमोशंस और फीलिंग को समझो. एथिक्स आपका इमोशंस, मेरा इमोशंस एथिक्स है. गुड एंड राइट इमोशंस है, गुड एंड राइट. रॉन्ग एंड राइट, रॉन्ग एंड बैड, ये भी एथिक्स है. दिस इज ऑल अबाउट एथिक्स. तो ये आपका एक कोटेशन है जो त्रुक्रल साहब ने दिया है. इस पर falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good. आपको आंसर करना है. वेरी गुड. चलिए बात करते हैं. तो यू कैन सी दिस त्रुक्रल स्टेटमेंट. ये दोस्तों मीन्स एंड एंड को रिफ्लेक्ट करता है. ये जो मीन्स वर्सेस एंड की डिबेट है एथिक्स में, उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. ये सजेस्ट करता है कि ट्रुथ इज ए कोर वैल्यू, ट्रुथ इज ए कोर वैल्यू, बट इन रेयर सिचुएशन स्ट्रिक्ट ट्रुथ में हार्म पब्लिक वेलफेयर. स्ट्रिक्ट जो ट्रुथ है इट में हार्म फॉर पब्लिक वेलफेयर. ये इसकी बात करते हैं. ये कह रहा है इफ ए टेम्परेरी फॉल्सहुड प्रोटेक्ट लाइफ, यानी आपको टेम्परेरी फॉल्सहुड यानी कि झूठ बोलना पड़ रहा है, तो इट टेक द प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड. अनब्लेमिश्ड का मतलब यहां समझिए कंप्लीट, मुकम्मल, पूरा, वाइल, होल, समझ रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कॉमन गुड रिजल्ट देता है, कॉमन गुड के लिए कंप्लीटली देता है. तो ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेरी आपको झूठ बोलना पड़ता है, प्रोटेक्ट द लाइफ, प्रोटेक्ट द पीस एंड कॉमन गुड, तो वो क्या है, इट मे बी एथिकली एक्सेप्टेबल. आई होप सो मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, आप इस कोटेशन का मीनिंग समझ गए होंगे. गॉट माय पॉइंट? चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट. और अब एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो ये भी देख लेना आप, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, मैं अपने तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे आप पीसीएस या आईएएस ऑफिसर हैं, आप पब्लिक एडमिन में काम कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं. मान लो ड्यूरिंग ए राइट, कोई राइट हो गया, दंगा हो गया और वहां पर स्टम्पीड हो गया. स्टम्पीड से मतलब है भगदड़ मच गई. ठीक है, ड्यूरिंग ए राइट और स्टम्पीड ऑथोरिटीज में विदहोल्ड और डिले एग्जैक्ट कैजुअलिटी फिगर्स और प्रिवेंट पैनिक एंड सेव लाइव्स. ये हो गया आपका पब्लिक एग्जाम्पल. समझ रहे हैं आप? तो वहां पर अगर राइट और स्टम्पीड हो गया तो ऑथोरिटीज को क्या चाहिए कि भाई वो जो कैजुअलिटीज हैं उन्हें डिले करे वो फिगर बताने में. क्यों? ज्यादा देखा है ना, कई बार 2000 लोग मर जाते हैं, वो 200 दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन क्या होती है, वो पैनिक क्रिएट कर देती है. तो यू प्रिवेंट द पैनिक एंड सेव सम लाइव्स, जिससे लोग पैनिक ना हो, वो कैजुअलिटीज की संख्या कम बताई जाती है. तो ये एक छोटा फॉल्स स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को पैनिक होने से बचा लेता है. तो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा होगा, कई बार आपने एग्जांपल भी देखे होंगे, सुने होंगे, इस तरह काम होता है. किसमें? पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हेल्थ केयर एग्जांपल देखिए आप, मैं हेल्थ में देता हूँ, आपने डॉक्टरों को देखा होगा, आप सबका पाला डॉक्टर्स के साथ पड़ता रहता है, क्योंकि लाइफ है तो डॉक्टर्स हैं। जैसे समटाइम ने देखा कि बहुत कड़वी सच्चाई है, हेल्थ ट्रुथ है, उसको भी डॉक्टर बहुत क्रिटिकली ना, कीप ए क्रिटिकली इल पेशेंट होपफुल एडिंग रिकवरी, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं डोंट वरी अबाउट इट, वो सही हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है और रिकवरी अच्छी हो रही है। तो दिस इज मेंटेन द पेशेंस एंड होप। डॉक्टर्स क्या देते हैं? होप देते हैं, और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए वो होप देते हैं दोस्तों। दिस इज द हेल्थ केयर एग्जाम्पल। अब मैं डिजास्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल सम इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। क्यों? इमरजेंसी लग गई है तो आपको वो जो क्योज हो सकता है उस क्योज से बचने के लिए, और जो इफेक्टिव रिलीफ होगा उसको इंश्योर करने के लिए, सम टाइम जस्ट यू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन। पर्सनल लाइफ का एग्जांपल मैं दे देता हूं। ए पेरेंट्स हाइड फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्रॉम चिल्ड्रंस टू प्रोटेक्ट देयर मेंटल वेलबींग। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है उसको बचाते हैं, उसको हाइड करते हैं। क्यों? बच्चों की मेंटल वेलबींग पर असर ना पड़े। समझ रहे हैं आप? इस तरह की सिचुएशन लाइफ में आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। However, this does not justify habitual lying or manipulation, but sometimes falsehood must be minimal, इंटेंशन प्योर होता है उसका, एंड आउटकम क्लियरली बेनिफिशियल। तो मुझे लगता है कि वो फॉल्सहुड, इट इज गुड फॉर सोसाइटी एंड इट इज गुड फॉर पीपल्स। अल्टीमेटली यू कैन सी लाइक दैट ट्रुथ रिमेन्स द आइडियल, बट कंपैशन एंड पब्लिक गुड गाइड द एथिकल जजमेंट्स। सो दिस इज द मेन थिंग्स अबाउट दिस स्टेटमेंट। समझ रहे हैं आप? मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, और आप मेरे हिसाब से इस आंसर को देख सकते हैं, और मॉडल आंसर आप नीचे है, आप देख सकते हैं। देखो ये है, अबव स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है एंड और सुपीरियर टू मीन्स को, एंड और मीन्स को, क्योंकि एंड का मतलब है स्टार्टिंग में चल क्या रहा है, कैसी आपकी प्रोसेस है, कर्मा कैसा है, और लास्ट में मीन्स का मतलब है रिजल्ट कैसा है। गांधी जी भी एंड और मीन्स की बहुत ज्यादा यूज करते थे, उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। तो गांधी जी एंड्स में बिलीव ना करके उसके मीन्स पर बिलीव करते थे, कि आपने कुछ भी एंड यानी आपने सक्सेस पाई है तो गलत पाई है या सही पाई है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी उस मीन्स पे गलत और सही पाई है इस बात से फर्क पड़ता है। और आजकल सोसाइटी में एंड्स का मतलब है आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, साम दाम काम दाम दंड भेद जो भी हो व्हाटएवर, ये एंड्स पे सोसाइटी आजकल ध्यान देती है। गॉट इट? देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। रिजल्ट इन अनबैलेंस्ड एंड कंप्लीटली कॉमन गुड विच आर गुड फॉर दैट सोसाइटी। जैसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें, गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर यू कैन सी गिविंग लिविंग एंटिटी स्टेटस टू रिवर्स लाइक स्केट ग्रोव्स। जैसे आपने दिया लिविंग एंटिटी का, जैसे गंगा मैया है या जैसे नाइल रिवर है वगैरह को दिया हुआ है, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए गंगा मैया बोलते हैं कि भाई पाप धुल जाते हैं। कुछ स्केट ग्रोव्स को दिया था बिकॉज इट इज नॉट ट्रूथ इन रियल सेंस, बट इट हेल्प्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इस वजह से इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सकता है। जैसे गंगा और यमुना को एक पवित्र होली रिवर माना गया है, माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से लोग उसमें कम पॉल्यूशन करेंगे। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन देखा होगा मैसेज देता है पब्लिक को कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बहुत सारी बात देखी होगी मीडिया में आती है, तो बहुत सारे ऑफिसर्स को कहते हुए सुनोगे, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हमने सारी चीजों को कंट्रोल किया हुआ है, नथिंग इज जस्ट लाइक सम क्योज हैपन, जिससे लोगों में पैनिक ना हो। तीसरी हेल्थ के थ्रू, जैसे मैंने और भी ऊपर बताया सेम वही है, डॉक्टर्स डोंट टेल द एक्चुअल सिचुएशन। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, बहुत क्रिटिकल है, तो वो होप्स देते हैं अलाइव पीपल के लिए। डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी में आर्म फोर्स यूज फॉल्स इंफॉर्मेशन टू ट्रैप रेडिकल ग्रुप्स। वो हमेशा इस तरह की फॉल्स हुड फैलाते रहते हैं। सोशल गुड की बात करें, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने एक कैंपेन विलेज में स्टार्ट किया उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज रहे थे, कि भाई इट विल बी पनिश्ड बाई मां सरस्वती। उन्होंने उनको डराया कि भाई मां सरस्वती उनको पनिश करेगी अगर उनको अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। मतलब एक रिलीजियस एंगल दे दिया सोशल गुड के लिए। आई थिंक इट इज नॉट गुड, आई थिंक इट इज नॉट बैड, सॉरी, ये बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा करने से बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं तो दिस इज गुड फॉर सोसाइटी, दिस इज गुड फॉर सोसाइटी। एंड दे आर नॉट सेंडिंग टू स्कूल मीन्स इंसल्ट टू द गॉडेस। उन्होंने इस तरह का एक
फॉल्सहुड नैरेटिव तैयार किया। आई होप सो ऐसा ही करना चाहिए। कुछ और पर्सपेक्टिव देख लो यहाँ पर। शॉर्ट टर्म कॉमन गुड के लिए, लाइक श्रीलंका गवर्नमेंट एवरीथिंग इज ओके, रिमार्क्स ओनली डिलेड द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डिड नॉट स्टॉप इट। कई बार इसके पर्सपेक्टिव अलग हो जाते हैं। स्लिपरी स्लॉप्स हैं, करप्शन पे है, लूजिंग रिलायबिलिटी आप खो देते हो समटाइम्स। तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी आ जाते हैं कई बार। सो आप यहाँ देख सकते हो, हैंस truth is a fundamental value of ethics, but in certain situation falsehood can also take the place of truth. But for this we should ensure transparency, long term public interest and right intentions. Got my point? So just like and share अगर you got my point। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राकेश जी हैं कोई, he is a responsible district level officer who enjoy the trust of his higher official. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under a healthcare schemes meant for senior citizens. एक बात बता दूं दोस्तों, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो ना, उसके लिए सॉरी। आप समझ सकते हो, आप सब समझदार हैं। कई बार वो मतलब अलग वे में दिखता है, अलग वे में सुनाई देता है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। गॉट माय पॉइंट? आई होप सो यू अंडरस्टैंड माय प्रोनाउंसिएशन। चलिए, तो द क्राइटेरिया टू बी ए बेनिफिशियरी आर द फॉलोइंग। क्या है? 60 years of age or above, belonging to a reserved community, family income of less than 1 lakh rupees per annum, post treatment prognosis likely to be high to make a positive difference to the quality of life of the beneficiaries. Next, one day an old couple visited Rakesh's office with their application. They have been the resident of a village in his district since their birth. The old man is diagnosed with a rare condition that causes obstruction in the large intestine. As a consequence, he has severe abdominal pain frequently that prevents him from doing any physical labor. The couple has no children to support them. The expert surgeon whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fee. However, the couple will have to bear the cost of incidental charge, such as medicines, hospitalization, etc. To the tune of rupee 1 lakh, the couple fulfill all the criteria except criterion B. However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life. How should Rakesh respond to the situation? How should Rakesh ji should the difference of to the situation? Got my point? So this is the case theory दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बेस्ट वे क्या है एथिकल का, ये ठीक है, ये बेस्ट वे कैसे है ये बताना है आपको। चलिए मैं बात करता हूं, यहां पे आ जाते हैं अपन। स्पेस कम है, देखो पेन नहीं अपने पास, इसलिए थोड़ा सा देख सकते हैं आप। ठीक है, पॉइंट वॉच। एथिकल इशू इन्वॉल्व, तो राकेश जी शुड रिस्पॉन्ड दिस सिचुएशन हाउ, क्वेश्चन ये है। तो देखिए, सबसे पहले एथिकल इशू क्या क्या इन्वॉल्व है उस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से एथिकल इशू इन्वॉल्व हैं उसकी चर्चा होगी। जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है रूल एंड गवर्नेंस के बीच में, या कंपनसेट और पब्लिक सर्विस के बीच में, तो जो एथिकल इशू इन्वॉल्व है उनको कलेक्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है जो रूल बेस्ड और गवर्नेंस का, इक्विटी वर्सेस इक्वलिटी का, पब्लिक ट्रस्ट वर्सेस इंडिविजुअल एम्पैथी का। So these are the ethical issues. Discretion of public servants in welfare society, welfare delivery. So these are the ethical issues which are involved in this. Second thing, आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे कौन कौन स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व है। जैसे ओल्ड कपल है वो, जो बी यानी कि बिलोंगिंग टू ए रिजर्व कम्युनिटी, इस क्राइटेरिया को कवर नहीं कर रहा है। तो ओल्ड कपल है जो हेल्थ एंड डिग्निटी सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अदर एलिजिबल जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं जो फेयरनेस हैं। तीसरा गवर्नमेंट एंड राकेश जी हैं, क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है। और दूसरी तरफ सोसाइटी एट लार्ज यानी कि फेथ इन वेलफेयर स्कीम्स, इतनी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर हैं। अब राकेश जी के पास कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो वो रिजेक्ट कर दें स्ट्रिक्टली उनकी एप्लीकेशन को, रिजेक्ट द एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली, यानी कि ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया बी, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें दो चीजें होंगी, मेरिट और डिमेरिट। देखो मेरिट क्या है कि वो रिजेक्ट करते हैं तो ही अपहोल्ड द रूल्स एंड अवॉइड एलिगेशन, गॉट इट।
सेकंड क्या है डिमेरिट, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को इग्नोर किया है, जो ह्यूमैनिटेरियन नीड है वो इग्नोर किया। पर्पज ऑफ द स्कीम है वो डिफीट खा जाएगा उस समय, ये उसकी डिमेरिट हो गई, क्योंकि उस स्कीम का पर्पज ही वेलफेयर ऑफ द पीपल्स है। दूसरा, वो अप्रूव कर दें जो केस है उसको, जो ओल्ड पीपल्स हैं, ओल्ड जो कपल है उसको अप्रूव कर दें, अप्रूव द केस बाय बेंडिंग द रूल्स सीक्रेटली, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें दो चीजें होंगी, इसमें भी मेरिट और डिमेरिट होंगी। मेरिट होगी कि इमीडिएट रिलीफ टू द कपल्स, और डिमेरिट होगी अनएथिकल वे जाएगा एंड द इलीगल एंड सैड से रॉन्ग प्रेसिडेंट। बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा करते हैं। एथिकल एंड लॉफुल अप्रोच उन्हें अपनानी चाहिए, वो एक अल्टरनेट स्कीम या अल्टरनेटिव ढूंढ लें जो उनके हेल्थ फंड का डिस्क्रिशनरी पावर हो। प्लेस द केस बिफोर हायर अथॉरिटीज, या उस केस को हायर अथॉरिटीज के पास भेज दें विद मेडिकल एविडेंस, या फिर रिकमेंड करें स्पेशल रिलैक्सेशन साइटिंग एक्सेप्शनल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ये भी कर सकते हैं। या फिर वो फैसिलिटेट करें सपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड, सीएसआर और एनजीओ, ये भी कर सकते हैं, उनके पास ये अल्टरनेट ऑप्शन है। इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन एट एवरी स्टेप, ये चीज उन्हें ध्यान में रखनी होगी। और ये सब चीजें क्या दिखाती है, उनका जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन क्या होगा इसमें कि भाई दिस अप्रोच बैलेंस विद कंपैशन एंड लीगलिटी, गॉट माय पॉइंट, इट रिस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ while fulfilling the spirit of welfare policy. तो इट प्रोटेक्ट राकेश जी इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। और कंक्लूजन में आप जा सकते हैं कि एज ए पब्लिक सर्वेंट्स ड्यूटी इज नॉट ब्लाइंड, ड्यूटी इज नॉट ब्लाइंड रूल फॉलोइंग बट एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। by using lawful discretion and institutional mechanism, Rakesh can uphold justice, humanity and good governance. That's all. Government. So Rakesh ji should respond in a lawful, ethical and compassionate manner, ensure the public trust to maintain the hardship of the couple. तो उन्हें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, डिस्क्रिशन यूज करनी चाहिए, जो मैंने बताया इस तरह की चीजें वो कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरीके से आपका एक कम कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्ट्रक्चर के बाद आंसर भी देख सकते हैं। फैक्ट क्या है, ये नीडी ओल्ड कपल है जिसे हेल्थ केयर सपोर्ट चाहिए, बट दे आर इनएलिजिबल ड्यू टू द नॉट बिलोंगिंग टू एनी रिजर्व कम्युनिटी, ये फैक्ट आप लिख सकते हैं। तो द केस प्रेजेंट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड एम्पैथी एंड कंपैशन, तो ये जो केस है वो ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन एंड एम्पैथी के बीच को दर्शाता है। कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, राकेश जी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, ओल्ड मैन जो डायग्नोज होना है उनको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है, और हेल्थ केयर स्कीम में जो बेनिफिशरीज हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, अदर पोटेंशियल बेनिफिशरीज इन सम सिमिलर सर्कमस्टांसेस। वैल्यूज क्या है राकेश जी शुड अपहोल्ड, कमिटमेंट टू ड्यूटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, जस्टिस पर्सपेक्टिव एंड एम्पैथी एंड कंपैशन, ही शैल नॉट कंप्रोमाइज हिज ड्यूटी टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम, वगैरह वगैरह। राकेश जी रिस्पॉन्स टू द अबव सिचुएशन, कंसोल द ओल्ड एज कपल, the case is genuine and the administrator shall offer to support the couple and the priority of the case in compassionate terms, seeks to offer with the healthcare schemes. So you can see जो मैंने बताया वही सब है इसमें दोस्तों, लंबा है बट देख सकते हो आप। गॉट माय पॉइंट। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। केस shall be dealt with the empathy and compassion and exhibiting administrative proactiveness, upholding welfare of the citizen. This case study can fulfill रोजर एल्बर्ट्स थॉट, आई बिलीव एम्पैथी इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये वहां से लिया गया, ये कोटेशन याद रखना। यूपीएससी कहां से उठाता है और पीसीएस वाले कहां से उठाते हैं आप देख सकते हो। तो आई बिलीव एम्पैथी इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ सिविलाइजेशन, रोजर एल्बर्ट्स थॉट। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आई होप सो सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं दोस्तों। एज ए सीनियर ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री यू हैव एक्सेस टू इंपोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस एंड अपकमिंग बिग अनाउंसमेंट सच एज रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिफोर दे आर नोटिफाइड इन द पब्लिक डोमेन। द मिनिस्ट्री इज अबाउट टू अनाउंस ए मेगा रोड प्रोजेक्ट फॉर विच द ड्राइंग्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। Sufficient care was taken by the planners to make use of the government
land with the minimum land acquisition from private parties. Compensation rate for private parties was also finalized as per government rules. Care was also taken to minimize deforestation. Once the project is announced, it is expected that there will be a huge spurt in real estate price in and around that area. Meanwhile, the minister concerns insists that you realign the road in such a way that it comes closer to his 20-acre farmhouse. He also suggests that he would facilitate the purchase of a big plot of land in your wife's name at the prevailing rate, which is very nominal, in and around the proposed mega road project. He also tried to convince you by saying that there is no harm in it as he is buying the land legally. He even promises to supplement your savings in case you do not have sufficient fund to buy the land. However, by the act of realignment, a lot of agricultural lands has to be acquired, thereby causing a considerable financial burden on the government and also the displacement of the farmers. As if this is not enough, it will involve cutting down of a large number of tree, denuding the area of its green cover. Faced with this situation, what will you do? Critically examine various conflict of interest and explain what you what your responsibility are as a public servant. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। एक बार आप चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, पढ़ लो उसके बाद अच्छे से। उसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट आंसर्स पे। आंसर्स पे आते हैं, आप देख के पॉज करके पढ़ लेना। अब आ जाते हैं यहाँ आंसर्स पे डायरेक्टली। देखो ये जो सिचुएशन है ये प्रेजेंट करती है दोस्तों क्लियर कट केस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक केस इसमें इन्वॉल्व है, दूसरा है एब्यूज ऑफ ऑथोरिटीज और तीसरा है मोरल करप्शन के बारे में। समझ रहे हैं? तो ये क्लियर कट केस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड मोरल करप्शन का। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कौन कौन इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों। जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों, क्योंकि पर्सनल वो फायदा देना चाहते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में। जैसे रोड के साथ रीअलाइन करना, वो क्या है, बेनिफिट करता है उस मिनिस्टर जी को पर्सनली खास करना, जो कि हार्मफुल को होगा फार्मर्स के लिए और एनवायरमेंट के लिए। किस किस के लिए? फार्मर्स और एनवायरमेंट के लिए वो हार्मफुल होने वाला है। दूसरा केस आता है इसमें, वही बात करें तो दूसरा केस आता है इसमें कॉन्फ्लिक्ट में इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल प्रेशर। इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल प्रेशर का केस इन्वॉल्व होता है, पीएलएन की पॉलिटिकल प्रेशर। देखो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं उस ऑफर को, एक्सेप्ट द ऑफर, इट मींस यू कॉम्प्रोमाइज ऑनेस्टी एंड न्यूट्रलिटी। व्हाट माय पॉइंट? तो दिस इज द थिंग अलग दैट। तीसरा है लीगलिटी वर्सेस मोरलिटी। यद्यपि आप लैंड परचेज करते हैं, इट मे अपियर लीगल, इट इज एथिकली रॉन्ग दोस्तों। अगर आप लैंड को एक्वायर करते हैं तो एथिकली रॉन्ग है ड्यू टू सम इनसाइड इंफॉर्मेशन एंड सम अदर रीजंस। चौथा है इन्वायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस, प्राइवेट गेन। जैसे आप देख सकते हैं लाइक डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ट्राइब्स वगैरह का, तो इट वॉलेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। तो क्या है, ये सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को वॉलेट कर रहा है। माई रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये पूछ रहे हैं कि भाई माई रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो माई रिस्पॉन्स एज ए पब्लिक सर्वेंट, मैं दोस्तों डिटर्मिनेशन के साथ आई विल फर्मली रिफ्यूज द मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट टू रीअलाइन द रोड एज द एग्जिस्टिंग प्लान, it is technically sound, cost effective and the environmental degraded and sensitive, and I would decline any land purchase in my or own my wife and my wife's name at amount to insider trading and the misuse of confidential information, because ये मेरे ethical perspective में आता ही नहीं है। I would record all communications and ensure that decisions are taken institutionally based on expert committee and the document procedure, and I would place the matter before the competent authority, जो authority है जिसके पास वो rights हैं, and the cabinet committee. If pressurized, अगर मुझे प्रेशराइज किया जाएगा, I would seek protection under conduct rules, जिसमें वो आप इस समय कंप्लेंट कर सकते हो कंडक्ट कमेटी को। तो I would, if I would pressurize,
देन आई वुड सीक प्रोटेक्शन अंडर कंडक्ट रूल्स एंड विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म। देखो समझ रहे हैं आप, इसमें पॉलिटी का भी पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व है। अब देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पब्लिक सर्वेंट, जैसे यहाँ पर है कि व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पब्लिक सर्वेंट, क्रिटिकली एग्जामिन भी हो गया, इंटरेस्ट आपका क्या सब दिख गया। देखो if you are upholding the constitutional values like integrity, like fairness, like accountability, like responsibility, so you should go with that, and you protect public resource and farmers right, आपके पास वो ethical constitutional values हैं, ethical values हैं, moral values हैं, तो you uphold the integrity, fairness and accountability, so you should go with the protect the public resource, farmers right and the environment. You should prioritize these things and maintain the political neutrality and resist under influence. So ensure transparency and trust in governance. You can conclude your answer. This type of demands would erode democratic institution, जो आजकल आप देख सकते हो इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है। And the ethical courage requires saying no to power when public interest, sustainability and integrity are at stake. So you can complete this answer with these 200 plus word. आप इसमें देख सकते हो कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है, सीनियर ऑफिसर है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व गवर्नमेंट वगैरह, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू कैन कंप्लीट दिस आंसर लाइक दैट। यहाँ पर भी मैंने मॉक मॉडल आंसर में बताया हुआ है दोस्तों, गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब क्या है, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व थे ये भी यहाँ पर है एज ए सिविल सर्वेंट्स। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। देखो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन विद मी करके एक सीरीज चला रहे हैं हम, 5 क्वेश्चन विद मी ये करके एक सीरीज है, इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, इसमें आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी यूट्यूब पर, आप चेक कर सकते हो वहां पर 5 क्वेश्चन विद मी। तो पर डे 5 क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से जो पर डे कराए जाएंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू हैं, चाहे वो यूपीएससी में है चाहे वो यूपीपीसीएस में है, जिससे आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग है उसका पर्सपेक्टिव खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन वगैरह आ जाएगा तो हम अच्छे से और एक्सप्लेन करके इस पर काम करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ करेंगे। 5 क्वेश्चन विद मी सीरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए अब क्या है, गॉट इट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इट इज ए स्टेट वेयर प्रोविजन इज इन फोर्स, यू आर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी साहब होते हैं, एसएसपी साहब, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, ठीक है, ऑफ पुलिस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट नोटोरियस फॉर illicit distillation of liquor. The illicit liquor leads to many deaths, reported and unreported, and cause a major problem for the district authorities. And the approach till now had been to view it as a law and order problem and tackle it accordingly. Raids, arrest, police cause, and criminal trials, all these had only limited impact. The problem remains as serious as ever. So your inspection show that the parts of the district where the distillation flourishes are economically, industrially, and educationally backward. Agriculture is badly affected by poor irrigation facilities. Frequent clashes among communities gave boost to illicit distillation. No major initiative had taken place in the past, either from the government sides or from social organization to improve the lot of people. Which new approach will you adopt to bring the problems under control? 250 वर्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम इस पर बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। यहाँ खाली जगह हमारे पास यहाँ है, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो फिर से एक बार। सबसे पहले दोस्तों है क्या, जो प्रॉब्लम है इलिसिट लिकर की उसको प्रोहिबिट करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ इलिसिट लिकर इन ए प्रोविजन स्टेट कैन नॉट बी सॉल्व ओनली थ्रू लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू, उस अप्रोच के थ्रू उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। एज ए एसपी, एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आई वुड अडॉप्ट ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लाइक प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी सेंट्रिक स्ट्रेटेजी। ये सारी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव पॉलिसिंग टू प्रिवेंटिव पॉलिसिंग। आपको शिफ्ट करना है रिएक्टिव पॉलिसिंग से प्रिवेंटिंग पॉलिसी की तरफ मूव करना है।
रिएक्टिव पॉलिसिंग से। जैसे आपको फोकस करना है इंटेलिजेंट पॉलिसिंग पे। पहले सबसे पहले सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द सप्लाई चेन, और उसको फाइनेंस कर रहे हैं एंड द रिपीट जो कर रहे हैं ऑफेंडर्स, तो यू कैन फोकस ऑन इंटेलिजेंस पॉलिसीज लाइक आइडेंटिफाई द सप्लाई चेन, सप्लायर्स, फाइनेंसर एंड रिपीट ऑफेंडर। गॉट माय पॉइंट? लिख लो भैया नोट्स में अगर चाहो तो। दूसरा, यू कैन स्ट्रेंथन द सर्विलांस। आपका सर्विलांस जो है आप उसको मजबूत करिए, जो रॉ मटेरियल सप्लाई पे उस पर जो सर्विलांस लगा है चाहे वो मुखबिर है उन्हें मजबूत करिए। एंड ट्रांसपोर्ट रूट जो है, जो ट्रांसपोर्ट से जा रहा है उस रूट को क्या करना है, स्ट्रांगली सर्विलांस करना है। और ओनली रेड करनी है आपको लोकल ब्रियर्स पर, कंफ्यूज भी करना है। तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक जो इंटरवेंशन है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट करिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टू लॉन्च अल्टरनेट लिवलीहुड प्रोग्राम लाइक मनरेगा, लाइक स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पीपल्स टू डिपेंडेंट, फॉर पीपल जो डिपेंड है, जो इल्सिट डिस्टिलेशन में जो इन्वॉल्व है वो उस चीज से रोक सके। प्रमोट करिए इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से इस तरह के वायलेंस में, इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तीसरा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रखना बहुत जरूरी है। इंगेज करिए लोकल लीडर्स को, वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, टीचर, एनजीओ एंड द क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ हैजार्ड ऑफ illicit liquor and the encourage community policy and the anonymous system to build the trust। जैसे आपने देखा होगा फिलाडेल्फिया वगैरह में, कनाडा वगैरह में, वहां पे कई मार्केट है जहां ओपनली ड्रग्स बिकता है। भाई लोग इतनी बुरी तरह वहां पर मर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। यूट्यूब पे आप चाहो तो वीडियो देख सकते हैं, देयर इज वेरी हार्मफुल। तो हमारे इंडिया में लिकर बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर पब्लिक हेल्थ अप्रोच को लेकर एक आपका एजेंडा होना चाहिए। ट्रीट करिए जो इल्सिट लिकर डेथ है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में, उन्हें ऐसे नॉट जस्ट ए क्राइम, यानी कि वो क्राइम नहीं है, ऐसे दिखाइए। कोलैबोरेट करिए विद द हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर दी एडिक्शन कैंप्स लगाइए, जो लोग ज्यादा एडिक्टेड हैं शराब के, एंड काउंसलिंग हो उनकी जिससे वो शराब छोड़ सकें। और एड्रेस करिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट को। इनिशिएट पीस कम्युनिटी टू रिड्यूस इंटर कम्युनिटी क्लैश विद द some illegal activities, promote dialogue and the confidence building measures। so there are some things which can create this stress to helpful and very beneficial। और दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कोऑर्डिनेशन है, लाइक वर्क करना आपको एक्साइज वाले लोगों के साथ जो ये डिपार्टमेंट देखते हैं, रेवेन्यू वालों के साथ, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर जो कर रहे हैं, फॉर इंटीग्रेटेड एक्शन, यानी कि आपको एक मल्टी डायमेंशनल मल्टी इंटीग्रेशन पर काम करना है। इंश्योर करना है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल प्रोटेक्टिंग द नेक्सस। तो ये सारी चीजें आपको इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, जो आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंक्लूड करते हैं बाद में इतना सब लिखने के बाद, यू कैन गो विद द सस्टेनेबल कंट्रोल ऑफ illicit distillation requires addressing poverty, unemployment, addiction and the social fragmentation। a human development oriented and the participative approach alongside from लॉ एनफोर्समेंट विल ब्रिंग। इस तरीके से आप कंप्लीट कंक्लूड कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, समझ रहे आप? तो ये 9 क्वेश्चन हो गए, मैंने 5 से कराना शुरू किया, 5, 6, 7, 8 और दिस इज 9। तो दीज आर द 5 क्वेश्चन, और ये हमारी 5 क्वेश्चन विद मी एक सीरीज है जो हम चला रहे हैं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट में लेके आएंगे, हो सकता है GS4 एथिक्स का ही हो सकता है किसी और का भी हो, ठीक है? चलिए, आप मॉडल आंसर भी यहाँ देख सकते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर, DM, ये सब, और अप्रोच क्या होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने पूरा मॉडल आंसर एक तैयार किया हुआ है, ठीक है? पूरा आप एक तरीके से आप थोड़ा चाहो तो देख सकते हो अच्छे से। एक बार मैंने ओरली इसलिए बताया कि आप तक वो पहुंच पाए, ठीक है? पॉज करके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये भी केस स्टडी से रिलेटेड है। देखिए, आप एक चीज समझिए, आप डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जा रहे हैं, या आप स्टेट में भी जा रहे हैं, या आप तहसील में जा रहे हैं एज SDM या डिप्टी SP, या आप IAS बन के DM बनेंगे, पहले तो SDM बनेंगे या फिर जब DM बनेंगे, तो आपको ये सारे जितने भी यहाँ पर ये मतलब क्वेरीज हैं, ये जितने भी केस स्टडी हैं, ये सब आपके सामने फेस करनी पड़ेंगी सोसाइटी में।
तो आप मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए कि आप कैसे उनको टैकल करने वाले हैं, कैसे उनके साथ डील करने वाले हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई क्या आप किस तरीके से उस आंसर को, कि कैसे आप टैकल करते हैं, आप कैसे उसको कंक्लूड करते हैं जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर हैं। तो आप मेंटली कैसे सोच रहे हैं ये बताना जरूरी है। समझ रहे आप? ये बहुत अच्छे से बताना जरूरी है, क्योंकि ये ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। गॉट माय पॉइंट? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और ये 5 क्वेश्चन विद मी सीरीज आपके लिए अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप कर दें दोस्तों, आपको सेशन अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों। और अपना ख्याल रखें, साफ सफाई रखें अपने आसपास और ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए, टेक केयर।